जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो आज का पेपर जो है बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें मैंने आर्मी क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन डाला है, और जो आपके सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन जो लेवल का सारा मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो आज का पेपर बहुत ही शानदार रहने वाला है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने एग्जाम में क्रैक करना चाहते हैं, एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहता है। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है आज के लिए, कि इंग्लिश का जो क्लास था अग्निवीर क्लर्क के लिए, ये 999 का था। ये पहले 100 बच्चों के लिए, मात्र आज आपको 500 में मिल जाएगा। मात्र 500 रुपया में आपको क्लास मिल जाएगा। और इस क्लास में जो आपका सिलेबस रहेगा इंग्लिश का सारा कवर कर दिया जाएगा वीडियो कोर्स में। और ये जो क्लास जो रहेगा 2023 में इसका एग्जाम है, सितंबर में इसका एग्जाम है, उसके लिए साथ साथ 2024 में है, उस दोनों के लिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो टाइम मत लगाइए, और ये क्लास जो रहेगा 2024 तक वैलिड रहेगा आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल टाइम मत लगाइए और क्लास को स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। तो चल दिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए, मुगल के बारे में आप एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कई तरह के। देखिए, कई बार ये पूछा जाएगा कि युद्ध कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन हारा था। ठीक है, साथ साथ में आपके मुगल के बारे में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। और समझ लीजिए कि ये आपका 70% क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 70% पेपर ऐसा हुआ है कि आप मुगल के बारे में क्वेश्चन आया ही आया है। तो मुगल के बारे में बहुत सारे पॉइंट आपको कवर करके चलना पड़ेगा। अब पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, उसके बाद मैं इसमें एक दो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, वो भी आप लोग नोट बनाकर रख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अंतिम मुगल शासक जो था, सम्राट जो था, वो था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर जो था। कई बार आपको एग्जाम में ना ऑप्शन में ये देखने के लिए मिल जाएगा कि बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय बोले या बहादुर शाह जफर बोले, बिल्कुल आपका आंसर वही रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी चुनने वाले बिल्कुल आपका आंसर सही है। अब एक दो पॉइंट मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर याद कर लीजिए कि सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, यानी कि मुगल शासन जो है भारत में, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो बाबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो बाबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। साथ में एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिए। देखिए, पानीपत का युद्ध, पानीपत का पानीपत का फर्स्ट वार। देखिए, पानीपत में 2 वार हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो देखिए यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी। क्या है? इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था ये। देखिए, इसमें इब्राहिम लोधी क्या था? हार गया था। यहाँ पर इब्राहिम लोधी क्या हुआ था? हार गया था। इसमें बाबर का विजय हुआ था। अब देखिए, दूसरा पॉइंट में याद कर लीजिए कि पानीपत का, देखिए पानीपत का सेकंड वार जो हुआ था, ये जो हुआ था किसके बीच हुआ था? देखिए, ये हुआ था हेमू के बीच में। क्या ये देखिए, पहले ये नोट करिए कब हुआ था ये? तो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556। और ये किसके हुआ था? तो हेमू हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ था। बैरम खान की। सारे पॉइंट जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में कई बार आते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? मैंने बैटल यहाँ पर वॉर में लिख दिया हूँ, यहाँ पर बैटल होता है। पानीपत का फर्स्ट बैटल। ऐसा वॉर तो बहुत जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, लेकिन बैटल यहाँ पर होगा। ठीक है, हल्दी घाटी का जो बैटल था वो कब हुआ था? तो याद कर लीजिए कि 1576। ये सारा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 1576 में हुआ था। साथ में किसके हुआ था? तो ये मेवाड़ के जो राजा थे वो कौन थे? तो राणा प्रताप। कौन थे? आर ए राणा प्रताप। और यहाँ पर मान सिंह, जो आमेर का जो उसमें बागडोर संभालता था, मान सिंह ना, मान सिंह। ठीक है, यानी कि राणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था, हल्दी घाटी का बैटल हुआ था। तो ये सारा पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट बनाकर जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि होम रूल आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। तो होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर देखिए, चारों ऑप्शन में से जो आपका आंसर है वो क्या है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो कि एनी बेसेंट, यानी कि एनी बेसेंट के द्वारा
होम रूल आंदोलन को शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि सूर्य, तारे, चंद्रमा और ग्रहों का अध्ययन यानी कि यानी कौन सा स्टडी है, कौन सा यहाँ पर स्टडी है जो कि ये सन, स्टार, मून और प्लैनेट के बारे में बताता है। जो पढ़ेंगे आप तो आपको इस सब चीज के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। देखिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो है खगोल विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी है। क्या है? एस्ट्रोलॉजी। कई बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, एस्ट्रोनॉमी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी मिल जाएगा, अब कुछ और ऐसे मिलता जुलता मिल जाएगा, तो वहाँ पर बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी है और आपने भी इसका आंसर सही सही दिया होगा अगर आपने एग्जाम के आप ठीक से तैयारी कर रहे होंगे तो। नहीं तो इसका नोट बनाकर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो बना है वो पहला राज्य है इंडिया का, वो कौन सा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो आपका आंसर है वो आप नोट करिए और मेरा आंसर से मैच करिए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश पहला राज्य है भारत का जो कि भाषा के आधार पर ये राज्य बना था, भाषा भाषा के आधार पर। ये तो कौन सी भाषा, यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर तो कौन सी भाषा के लिए यहाँ पर, तो तेलुगु। देखो तेलुगु स्पीकिंग, जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, ठीक है, तेलुगु बोलने वाले लोग थे, उसको यहाँ पर उसमें शामिल किया गया था उसको। ठीक है, तो ये कब हुआ था, यहाँ पर ये 1953 में, 1953 में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम होने की संभावना है। देखिए आप लोग सभी जानते हैं आप लोग ना, देखिए आंध्र प्रदेश से क्या तेलंगाना अलग हो गया था यहाँ पर। तो देखिए तेलंगाना का तो राजधानी यहाँ पर हैदराबाद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश या जो आंध्र प्रदेश का जो नई राजधानी जो घोषणा जो किया गया है, जो कि हो सकता है और वही होगा ही, आप लोग सभी जानते हैं। बस आपको यहाँ पर आंसर चूज करना है कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा अमरावती। तो आप लोगों ने भी यही चुना होगा, अमरावती। देखिए आपके जो स्टेट कैपिटल है उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्टेट का कैपिटल कौन सा है, सीएम कौन सा है, गवर्नर कौन सा है। तो सारा चीज आपको कवर कर चलना पड़ेगा। आप लोग जितना यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर उस सारे क्वेश्चन को तो करिए ही करिए। इसके अलावा जो नोट बनाना है, नोट बनाकर जरूर रिवीजन करिएगा। अब देखिए मैं अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करता हूँ कि आप एग्जाम में सारा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको मैच कर जाए। ठीक है, देखिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बस यूट्यूब चैनल ही देख रहे होगे तभी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा अगर पेड कोर्स लोगे इंग्लिश का तभी आप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पास करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए सभी चीज की जरूरत होती है। आप देखो यूट्यूब पे क्लास करो, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस डिफेंस अकेडमी पर जो इंग्लिश का मैथ क्लास है वो भी ज्वाइन करो। जो हमारा जो ई बुक है ना क्वेश्चन पेपर का वो भी ले लो आप लोग। ठीक है, तो सारा चीज करके करोगे तभी तो। आप एक चीज ले लोगे, बोलेगा वन प्लस डिफेंस अकेडमी से मैंने ये ले लिया और मैंने एग्जाम क्रैक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ठीक, लेने के बाद आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। फिर इसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं, पहले क्लास पर आते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए शुद्ध लोहे में क्या मिलाना चाहिए। देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाएंगे, तो शुद्ध लोहा में क्या मिलाएंगे, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन है ना, देखिए निकेल, कोबाल्ट या फिर कैडमियम या क्रोमियम, निकेल या कैडमियम या क्रोमियम या निकेल। तो यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर क्रोमियम और निकेल को शुद्ध लोहा मिलाएंगे, शुद्ध लोहा में प्योर आपका आयरन में मिलाएंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा ना आपका आंसर। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं है आप लोग नोट बना कर रख लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास के बाद आप लोग नोट बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे दिया गया है कि एक केचुए का शरीर क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। केचुए का शरीर यानी कि अर्थ वॉर्म जो होता है ना, कैसा होता है, क्या स्लिमी बॉडी होता है, कंपाउंड आइज होता है, या जॉइंट लेग्स होता है, या सेगमेंटेड बॉडी होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खंडित शरीर हो जाएगा। यानी केचुए का शरीर कैसा होता है, तो खंडित होता है, सेगमेंटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे आते हैं कि टाइफाइड का कारण क्या है। देखिए टाइफाइड जो हो जाता है उसका कारण क्या है। देखिए आपको कारण पूछा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए फुंगी है यानी कि फफूंद है, वायरस, बैक्टीरिया पे प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए टाइफाइड होने के कारण क्या होता है, वायरस होता है। ठीक है, देखिए वायरस जब आता है ना, क्या तेजी से बुखार आ जाएगा, सर्दी आ जाएगा, ऐसा तो लक्षण होता है यहाँ पर। तो वायरस का ये
कारण है, वायरस कारण से टाइफाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास आप लोग फोकस करते रहिए आप लोग बिल्कुल। ठीक है, क्लास फोकस करना है बिल्कुल आप लोगों को। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन-सा है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन यानी कि देखिए यहाँ पर इंग्लिश इसको पढ़िए आप लोग। देखिए जो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ नहीं आए, इंग्लिश में देख लीजिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज यानी कि मुख्य कारण क्या है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। देखिए यहाँ पर के कई बार क्या होता है सुखाड़ आ जाता है, दहाड़ आ जाता है, ठीक है, मतलब बाढ़ आ जाता है। इसका मेन कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये वनों की कटाई कारण यानी कि डिफोरेस्टेशन के कारण, या फिर मरुस्थलीकरण कारण से यानी कि बहुत ज्यादा क्या बालू 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 होते जा रहा है, या फिर बाढ़ या अकाल के कारण से, या फिर रेनफॉल वेरिएशन है कि वर्षा की विविधता है, वर्षा कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी टाइम पर होता है, कभी लेट से होता है। ये सब किसका मेन कारण क्या है? देखिए यहाँ पर यानी कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कारण क्या है? तो देखिए मेन इसका कारण क्या है? तो वनों की कटाई है। देखिए ये सभी कारण हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन जो है ना इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा ना, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर यही करा होगा, ठीक है? अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा गलत है? कौन-सा जोड़ा गलत है यहाँ पर? कौन-सा जो पेड़ दिया गया है वो रॉन्ग है, आपको यहाँ पर देखना है। अब देखिए यहाँ पर दबाव जो है बैरोमीटर, देखिए यहाँ प्रेशर को मापने वाला यंत्र जो होता है ना, मशीन जो होता है वो क्या होता है? तो बैरोमीटर होता है, बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी बैरोमीटर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं ना, तो यही चीज़ आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी यानी कि सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो पायरोमीटर से क्या किया जाता है? तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, पायरोमीटर से टेम्परेचर को ही मापा जाता है। क्या मापा जाता है? टेम्परेचर को। क्या को? टेम्परेचर को मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है गलत है। वही पूछा था गलत कौन-सा है? अब आगे आते हैं तो एक बार कन्फर्म करने के लिए, टेम्परेचर को थर्मामीटर बिल्कुल सही है। देखिए टेम्परेचर को थर्मामीटर और पायरोमीटर भी बिल्कुल दोनों सही है यहाँ पर है। आगे है अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पर आपका गलत है। तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर पैरामीटर जो होता है ना वो टेम्परेचर को मापता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे। आप एग्जाम में 5 के 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के करके आना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर अभी से क्लास स्टार्ट कर दीजिए। अभी से क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे ना तो आगे जाकर बहुत पछताना पड़ेगा आपको। अभी टाइम है, एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है। बस एक महीने तक, सितंबर तक में आपको नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और देखिए जब से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा ना तो टाइम नहीं बचेगा आप लोगों के लिए। इसलिए अभी टाइम है तो अभी टाइम का यूज़ करिए यहाँ पर। और एग्जाम में कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन करने ही हैं आपको, ठीक है? इसके लिए आपको जैसे करना है, आप लोग जानते हैं। मैंने कई बार बता दिया मैंने आपको कैसे करना है कंप्यूटर के लिए। निम्नलिखित में से कौन-सा ई-कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? ई-कॉमर्स आप देख सकते हैं ई-कॉमर्स में क्या नहीं है? बी2सी नहीं है, डी2डी नहीं है, सी2सी नहीं है, बी2बी नहीं है। देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपके लिए ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म में मैंने ला दिया है, ठीक है? फुल फॉर्म मैंने ला दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपका एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं हो सकते हैं। या तो आपका ये रहेगा या तो ये आपका ये रहेगा। लेकिन आपको ज़्यादा उम्मीद कर लीजिए कि आपके एग्जाम में बस इतना रहने वाला है। तो आप लोगों को नोट बना के ये भी आपको याद करने की ज़रूरत है यहाँ पर। वैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, अगर ई-कॉमर्स में कौन-सा जो है इसमें नहीं होता है, कौन-सा नहीं है? देखिए बी2सी होता है, यानी बिज़नेस टू कस्टमर। जो हम लोग बाय करते हैं ना तो कंज्यूमर हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं। हम लोग जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट कुछ भी करते हैं, सारे ई-कॉमर्स हैं ये आपका। ठीक है, बिज़नेस टू कस्टमर यानी वो बिज़नेस है, हम लोग कस्टमर हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ये वहाँ पर अब अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। बाद बाकी कंज्यूमर से कंज्यूमर ये भी सही है, बिज़नेस टू बिज़नेस ये भी सही है। यानी कह सकते हैं आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका यहाँ पर गलत है कि ये ई-कॉमर्स में ये चीज़ नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर में किए जाने वाले उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप्स आमतौर पर किससे बना होता है? देखिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो आईसी चिप जो होता है किस चीज़ का बना होता है? क्या वो सिलिकॉन का, लेड का या फिर गोल्ड का या फिर क्रोमियम का? अब देख सकते हैं यहाँ पर 90% बच्चों का आंसर सही आ जाएगा यहाँ पर। देखिए, आईसी जो बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सिलिकॉन का क्या बनता है? आईसी बनता है। अब आप लोग कमेंट में आपका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करिएगा। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट में, ठीक है? कमेंट करना आप लोगों को, ठीक है?
अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर डॉट BAT, डॉट DOC, डॉट HTML, ये क्या है ये? आप देख सकते हैं ना डॉट के बाद रहता है ना। अब देखिए क्या एक्सटेंशन है ये, डोमेन्स है, डाटाबेस है या प्रोटोकॉल्स है। आप लोग सभी कहेंगे आप लोग ये एक्सटेंशन दिया गया है जिसकी फाइल की पहचान होती है, किस तरह की फाइल है यहाँ पर। तो एक्सटेंशन सारे आपको लिखने को मिल जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर प्रिंटर पर उपयोग करके प्राप्त आउटपुट को क्या कहते हैं। देखिए आप लोग प्रिंटर का आपने देखा होगा, कभी ना का यूज करा होगा। तो प्रिंटर में जो भी बाहर आता है ना, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है, प्रिंट कॉपी कहलाता है या फिर टेम्पोररी कॉपी कहलाता है? तो सभी लोगों का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रिंटर से जो भी आप लोगों को आउटपुट मिलता है ना, उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पर आंसर। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा वेब ब्राउजर है? देखिए वेब ब्राउजर कौन सा है, फायरवर्क है, फायरफॉक्स है, गूगल है या फिर वर्ड है। अब देखिए यहाँ पर फायरवर्क भी आप लोग नहीं करेंगे, वर्ड भी नहीं करेंगे। आप लोगों का मिस्टेक कहाँ से हो जाएगा, गूगल और फायरफॉक्स में। लेकिन आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फायरफॉक्स। देखिए यहाँ पर फायरफॉक्स क्या है, एक आपका वेब ब्राउजर है। गूगल क्या है, गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है, सर्च इंजन है आपका गूगल। गूगल क्या है, सर्च इंजन, ये ब्राउजर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का डॉट। अब आगे आ जाइए, 10 क्वेश्चन जो मिलने वाले आपके मैथ के मिलने वाले हैं। 10 में से आप लोगों को 9 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में करने ही करने हैं। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए। तो अभी टाइम है, टाइम का पूरा पूरा यूज करिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरें। अब देखिए यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ जाएगा वो देखना है। अब जनरली यहाँ पर देखते हैं ना, अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। अगर आपको पता है ना, तो आप लोग मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर का ऑप्शन नंबर ढूँढ लीजिएगा, फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा आप लोग। अब क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है यहाँ पर मतलब क्या, अब स्क्वायर यहाँ पर आ गया, यानी कि स्क्वायर में 2 बार आ गया, तो यहाँ पे 2 बार करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर? आप 100 तो मैंने गुना करा ही है, 100 को मैं एक बार और गुना कर दूँगा क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, 100 गुना 100, यानी कह सकते हैं कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 गुना 100 से गुना करना पड़ेगा 2 बार, तब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर 234 दिया गया है, 2.34 इंटू में 100 और इंटू में 100 करेंगे तब क्या बन जाएगा, ये मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 234 गुना में 100, यानी कह सकते हैं 234 ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि ऊपर दिखाए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ऊपर दिखाए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया ना, ए बी सी डी में से आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं क्योंकि आपका कंप्यूटर का बेस्ड आपका एग्जाम है यहाँ पर। तो देख लीजिए कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। यहाँ इसका लंबाई कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर है। इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए ये कितना बन जाएगा, एक आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी कि आयत बन जाएगा। तो ये भी सेम आपका लंबाई चौड़ाई का ये दिया गया है आयत, और ये भी आपका क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, तो 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इनका आप जोड़ दीजिए। अब देखिए इसका आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। देखिए 3 और 1, 3 गुना 1, देखिए पहला का क्षेत्रफल हो गया, ये 2 बार दिया गया ना, इसको मैं 2 से गुना कर दूंगा मैं, प्लस में इसकी आप इसके क्षेत्रफल ना, तो लंबाई कितना दिया गया है 5 और चौड़ाई कितना दिया गया 1, 1 यहाँ 1 कर दूंगा मैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3 एकान 3 दूना 6, 6 ये हो जाएगा, 5 एकान 5 ये हो जाएगा, यानी कि 11 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किसी में दिया गया है, स्क्वायर यहाँ कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको फिगर को देखना था यहाँ पर। ठीक है, तो आप एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे अब इस बार। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन करके आप लोगों को जाना है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि कबीर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ खरीदता है। देखिए एक वस्तु को, एक आर्टिकल को क्या करता है, जितना अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, जो उस पर लिखा रहता है वस्तु पर, वो उससे 25% डिस्काउंट पर खरीदता है। वह इसे 660 रुपया में बेचकर, यानी इसका सेलिंग प्राइस ये है,
10% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है? देखिए, अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जितना कॉस्ट प्राइस रहेगा ना, कॉस्ट प्राइस से यहाँ पर 25% दिया गया रिलेशन मार्केट प्राइस में, तो आप निकाल लीजिएगा। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कब निकालते हैं हम लोग? निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है। उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखिए, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है ना जब लाभ होता है तब। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 660 गुना में 100 बटा में 100 प्लस में 10 दिया गया ना, 10 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि 660 गुना में 100 बटा में 110, 6 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? 600 निकल गया आपका। देखिए, अब क्या दिया गया है? कॉस्ट प्राइस जो इसका है मार्केट प्राइस से 20% कम है ना, तो 75% ना, 75 बटा 100, यही क्या कह रहा है ना पहला क्वेश्चन में आपका। अब देखिए, यहाँ ऐसा कह सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? अब इसको इस तरफ लाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? सीपी इंटू में 100 अपॉन में 75 हो जाएगा। क्लियर है? मैंने इसको इस तरफ लाया है तो दोनों उलट जाएगा ये। तो कॉस्ट प्राइस दिया गया आपका 600 गुना में 100 बटा में 75 दिया गया है, तो 25 दिया 75, 25 का मैं 100 और 3 से काटूंगा यहाँ पर 3 20 यानी कि 200, 200 का मैं 800, 800 क्या हो जाएगा इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा। देखिए, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, बस आपको यहाँ पर सोचना था कि कैसे क्वेश्चन दिया गया है। इसे ही कहा जाता है वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है। वर्ड प्रॉब्लम आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। देखिए, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर बना भी लेंगे आप लोग एग्जाम में, लेकिन आपको उतना टाइम यहाँ बचेगा नहीं। आप क्वेश्चन को चाहे तो एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहीं पर मैं ऐड कर दूंगा, तो आपको एक लाइन में बन जाएगा आपका। लेकिन आपको ये करने के लिए आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसी ऐसे ही मैं क्लास को मैं जो हमारा जो अग्निवीर का जो मैथ का जो कोर्स है ना, वन प्लस डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर सारा मैंने कंसेप्ट तरीके से बताया है वहाँ पर, तो जाइए इसको ज्वाइन करिए आप लोग, टाइम बिल्कुल मत लगाइए। अब आगे आ जाइए, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है? यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कई बार बताया है कि आप एग्जाम में फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका डायरेक्टली आंसर है वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऑप्शन नंबर आपका ए है आंसर। अब आगे है, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। घर को भी 1 लाख रुपए में और दुकान को भी 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस इसका है 1 लाख। मकान पर 20% की हानि हुई और दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो उस पूरे सौदे का परिणाम क्या हुआ? देखिए, जब सेलिंग प्राइस इक्वल होता है, क्या होता है? सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 इक्वल होता है, और एक बार उसको लाभ हो, एक बार क्या हो? हानि हो, और परसेंटेज क्या दोनों का सेम हो, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? हमेशा लॉस ही होता है। तो लॉस निकालेंगे क्या करते हैं हम लोग? लॉस निकालेंगे क्या करते हैं हम लोग? वही फॉर्मूला निकालते हैं, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100, ये फॉर्मूला होता है ना। देखिए यहाँ पर पहले 20% की हानि हुई, तो मैं माइनस करूंगा -20%। दूसरे पर क्या लाभ हुआ, तो लाभ मैं क्या करूंगा? 20% लाभ कर दूंगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? इन दोनों का गुणा करके जो साइन आएगा ना, वही साइन यहाँ पर यूज करेंगे। प्लस माइनस माइनस और 20 इंटू में 20 अपॉन में 100। अब ये 20 कट जाएगा, प्लस माइनस दिया गया है, 20 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? -4%। देखिए, अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए ना, तो लॉस यहाँ पर होगा, प्लस में आए तो प्रॉफिट होगा। कितना आया? 4% ना, 4%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कंसेप्ट तरीके से ही बनाने का कोशिश करिएगा, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे बनाना, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप लोगों को बनाना है। ठीक है, बाद में कंसेप्ट तरीके से बनाओगे तभी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ सेलिंग प्राइस 1 लाख दिया गया है ना, दोनों का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल के तब चेक करेंगे इसका कितना % का लॉस या हानि हुआ है। ये तरीका थोड़ा आपको लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है, और बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है, तो औसत चाल कितना है? देखिए, यहाँ पर स्पीड पूछ रहा है आपको, कौन सा स्पीड? तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है आपको, एवरेज स्पीड पूछ रहा है आपको। कितना होता है? तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन में क्या होता है? टोटल टाइम होता है। क्या होता है? टोटल टाइम होता है। देखिए, टोटल आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल निकालेंगे आप लोग। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो स्पीड इंटू में टाइम होता है। स्पीड इंटू में टाइम होता है ना। तो स्पीड दिया गया आपका पहला कितना है? ए से बी तक में दिया गया 29 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 29 कर दीजिए।
और आपका टाइम कितना दिया गया है, टाइम निकालने के लिए आप 29 दिया, मिनट दिया गया है तो 29। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है या मिनट में है, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, मिनट मतलब मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से मैं भाग लगा दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा यहाँ फास्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, पहला डिस्टेंस आपका ये हो गया इस बी तक की दूरी, प्लस में अब ये दूरी कितना दिया गया, 39 गुना 29 करना पड़ेगा ना, 39 गुना 29 करना पड़ेगा, बटा में 60 करना पड़ेगा क्योंकि मिनट दिया गया ये। अब कितना हो जाएगा टोटल, ये देख लीजिए यहाँ पर। देखिए दोनों में 29 कॉमन है ना, मैं 29 और यहाँ पर 29 प्लस में 39 बटा में 60 आपका ये रहेगा। ठीक है, नहीं तो मैं इसको मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मैंने तो इरेज कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको ठीक से मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे दिया गया दोनों ना, इसमें से मैं 29 बटा में 60 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, इधर इधर बच जाएगा 29, इधर बच जाएगा, क्या बन जाएगा 39 बच जाएगा, इतना बच जाएगा 39। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका टाइम कितना दिया गया, आपका यहाँ पर आपको क्या निकालना, टाइम निकालना है। तो टाइम कितना दिया गया आपका, पहले दिया गया 29 मिनट ये, और बाद में भी 29 मिनट दिया गया है, यानी 29 कितना हो जाएगा, 29 प्लस 29 कितना हो जाएगा, बटा में 60 कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि मिनट दिया गया आपको ना। 58 बटा में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल टाइम इतना हो जाएगा, इतना घंटा। आपको क्या निकालना है अब, इस स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल गया आपका, 29 बटा में 60 गुना में 29, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 9 18, इन दोनों जोड़ में 9 9 18, 8 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 68 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा, ये आपका 58 बटा में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 दोनों कट ही जाएगा आपका ना, 29 दूना में 58 और 2 से काटूंगा तो 34, यानी कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने समझाने के लिए इतना आपको टाइम लगाया है, बताने के लिए कैसे इसका फॉर्मूला है, कैसे क्या है, तो टाइम लगा है। लेकिन आप लोग बनाएंगे ना, आप लोगों को ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। ठीक है, दोनों को अपॉन में करके, बटा में करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और कैसे बनाएंगे आपको ये पता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि दोनों को फ्रैक्शन कैसे करना है आप लोगों को। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी करिए आप लोग, क्या है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 10 महिलाएं उसी 5 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए ना मैं एक आपको चीज बता रहा हूँ, आपको याद कर लीजिए। अगर मान लिया जाए, अगर एक मैन, एक पुरुष कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, उसका एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1 बटा में 10 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 2 दिन काम कितना हो जाएगा, तो 2 बटा में 10 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 बटा में 10। जब एक आदमी काम करेगा तब, लेकिन जब आदमी बढ़ जाएगा ना, तब कैसे निकालेंगे। जैसे 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है ना, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो 5 पुरुष का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1 बटा में 6 हो जाएगा। ये 5 पुरुष का है ना, जब एक पुरुष निकालना पड़ेगा तब कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 बटा में 6 गुना 5 करना पड़ेगा। ये मैं बताने का मैंने यहाँ पर कोशिश किया है, ये आपको पता होना चाहिए आपको, तब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, वैसे आप लोगों क्या एलसीएम तरीके से बनाते हैं, इसका और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका आपके लिए आसान रहेगा, आपको ये पता होगा तब। ठीक है, देख कैसे बनाएंगे। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करता है, तो यानी कि एक पुरुष का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1 बटा में 5 गुना में 6। अब ये क्या क्या निकल गया, एक पुरुष का एक दिन काम कितना है, तो इतना निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बाद में कितना काम कर रहा है, 3 पुरुष काम कर रहा है ना, तो 3 से इसमें गुना करेंगे आप लोग। ठीक है, प्लस में बाद में कितना, 10 महिलाएं काम को 5 दिन में करता है, तो एक महिला का एक काम कितना हो जाएगा, 1 बटा में 10 गुना 5 हो जाएगा। बाद में कितना, 5 महिलाएं काम कर रहा है ना, तो 5 से इसको गुना कर दीजिए। क्लियर है, ये टोटल क्या निकल जाएगा, एक दिन काम निकल जाएगा, एक महिला का और एक पुरुष का एक दिन काम निकल जाएगा। बाद में इसको जितना आंसर आएगा ना, उसको पलट देंगे, वही आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए काट लीजिए यहाँ पर, 3 दूना में 6, 5 5 कट जाएगा, यानी काट कितना, 1 बटा में 10 निकल जाएगा, ये 5 दूना में 10 प्लस 1 बटा में ये 10, यानी कि काटना 1 और 1 2, 2 बटा में 10 निकल जाएगा इसका फ्रैक्शन करके। अब इसको पलट दीजिए आप लोग, पलट देंगे यानी 10 बटा में 2 कर दीजिए, टोटल काम निकालने के लिए, यानी कि 5। ठीक है, 5 दिन लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी निकल जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 दिन।
क्लियर? तो ऐसे बनाएंगे आप लोगों को, बस आपको ये कंसेप्ट समझने के तरीके हैं, ठीक है? अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m और sec थीटा इंटू में cos थीटा इक्वल टू n। तो फिर आपको n इंटू एम स्क्वायर माइनस वन किसके इक्वल में है, आपको ये पता करना है आप लोगों को, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इतना पता करना है, देखिए तो n इंटू में एम स्क्वायर माइनस में वन, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया गया है, तो n का वैल्यू इतना दिया गया है ना, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, देखिए सेक थीटा प्लस में यहाँ पर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और इनटू में कितना दिया गया, एम स्क्वायर कितना दिया गया, तो एम का वैल्यू कितना दिया गया, इतना दिया गया ना, यानी क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर कि कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस में वन दिया गया ना, माइनस में वन कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप लोगों को बस इसमें क्या है फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है 1 में कॉस थीटा होता है प्लस में, अब कॉसेक क्या होता है 1 में साइन थीटा होता है, ठीक है? ये तो आपको होता है। और देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है यहाँ पर ना, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पता कर लीजिए आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2a भी होता है ना, तो 2 साइन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस माइनस में 1, ये दिया ही गया है। ये मैंने क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने बैठा दिया आपको, ठीक है? अब देखिए इन दोनों का आप लोग एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और इधर कितना हो जाएगा, कॉस से कॉस बच जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस से कॉस बच जाएगा, क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन बच जाएगा, तो साइन थीटा इधर हो जाएगा प्लस में साइन साइन कट जाएगा, तो यहाँ कॉस बच जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है ना, इन दोनों का वैल्यू 1 होता है, 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या होता है 1 होता है, तो ये और ये तो कट जाएगा ना, ये प्लस में 1 हो जाएगा, ये माइनस में 1 है, इधर क्या बच गया आपका, तो 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब ये दोनों कट जाएगा, क्या बच गया आपका 2 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये किस में है, ये इसके किसका वैल्यू है, ये साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, m है ना, अब इसके बदले में हम क्या कर दूंगा, मैं m कर दूंगा, तो 2m हो जाएगा आपका आंसर, किसके इक्वल में हो गया, ये 2m के इक्वल में हो गया। देखिए इसमें भी कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता करना था, आपको फॉर्मूला पता करना है, बाद में इसको सॉल्व कर देना था आपको यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप एग्जाम में आ जाएंगे, बाद में जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे सारे फॉर्मूला पर ही आएंगे इस तरह के, तो फॉर्मूला आप पता कर लीजिए कम से कम, ठीक है? अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से मान लूँ सन का एज मान लेता हूँ यहाँ पर x मान लूँ यहाँ पर, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर का कितना हो जाएगा 3 गुना है ना, तो 3x हो जाएगा फादर का एज। अब क्या रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले, यानी कि देखिए सन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मैं इक्वल कर लेता हूँ, यहाँ पर फादर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? सन का एज x है और फादर का 3x है और दोनों में इक्वल है यहाँ पर, तो 5 वर्ष पहले है ना, तो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले। अब क्या कर रहा है कि पुत्र से 4 गुना बड़ा था ना, 5 वर्ष पहले बड़ा है, देखिए दोनों में बराबर में कर दिया हूँ ना, तो 4 वर्ष बड़ा तो ये है ना, 4 गुना बड़ा ही है ना, तो 4 गुना मैं इसमें कर दूंगा, बस हो गया। अब इतने से निकाल लीजिए आप लोग, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 4x ये हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा और 3x माइनस में 5। अब मैं इसको इस तरफ करूंगा ना, तो 4x में से 3x के बाद कितना हो जाएगा, ये x बच जाएगा और इधर से मैं प्लस माइनस में इस तरफ प्लस में आ जाएगा, इस तरफ तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा प्लस 20 माइनस में 5, यानी काट कितना हो जाएगा 15, यानी x बराबर कितना आ गया 15। तो x क्या आपने माना था, तो सन का एज माना था ना, तो सन का एज ही पूछ रहा था आपको यहाँ पर, तो 15 वर्ष ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ठीक है? तो आपको ए से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में आपको। आगे दिया गया है कि 3 संख्याएं 3:5:8 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग 96 और दूसरी संख्या के योग के बराबर में है, तो दूसरी संख्या क्या है? क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, पहले खुद से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, फिर मेरे तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर मैं संख्या मान लूँ, क्या मान लूँ 3x मान लेता हूँ, 5x मान लेता हूँ और 8x मान लेता हूँ, तो पहले संख्या ये हो गया,
दूसरी संख्या ये हो गया, तीसरी संख्या ये हो गया। क्लियर है? अब कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग। पहले संख्या ये है 3x प्लस में तीसरी संख्या कितना है तो 8x। इसका योग जो है ना 96 और दूसरी संख्या का योग बराबर में है। 96 और दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या है आपका 5x है, इसके इक्वल में है। अब कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना आप लोगों को। देखिए 8 3 11x। अब मैं इसको प्लस में है, जिस तरह मैं माइनस में लाऊंगा तो 5x इधर हो जाएगा, बराबर में 96 हो जाएगा। घटा कितना हो जाएगा तो 6x इधर हो जाएगा, बराबर में 96। काटूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 16। x बराबर कितना हो जाएगा 16। अब x की वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया ना। तो पूछ रहा है आपको दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या आपने क्या कितना माना था 5x ना। तो 5 गुना x की वैल्यू कितना है 16 है। 16 पंचे 80। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए कितने आसान से मैंने सॉल्व करा है, बस आपको क्वेश्चन गौर से देखना है। क्वेश्चन गौर से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ इंग्लिश का मैंने छोड़ दिया है। इंग्लिश आपको अगले पार्ट में मिलेंगे आपको। बस आपको यहाँ पर इंग्लिश में आपको क्रैक करना है, इंग्लिश आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अभी जो इंग्लिश का कोर्स का जो फी था, अब 100 बच्चों के लिए मैंने बस 500 में क्लास मिल जाएगा अभी आपको आज। ठीक है, तो आज जो है अभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, क्लास को ज्वाइन करने के लिए वन प्लस डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी जो क्वेरी रहेगा आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, साथ साथ में इस पर या फिर मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा नंबर पर। बाद में मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा। आपको कूपन कोड से आप लोग क्लास एक्टिवेट कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाला आप लोगों को। तो 1000 2000 500 रुपया आपके एग्जाम के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। बस आपको कंटेंट जो है ना बेस्ट चाहिए आपको। इसमें सारे वीडियो कोर्स मिलेंगे आपको, जो पहले से भी क्लासेस हैं और न्यू क्लासेस भी आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगे सितंबर तक। ठीक है, बाद बाकी 45 सेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपको टेस्ट करने के लिए। साथ में अग्निवीर क्लर्क का इंग्लिश का ये बुक है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया है। साथ में दिया गया है आर्टिकल, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉमन एरर, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ठीक है, पीक्यूआरएस, तो लेके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। साथ साथ में आपको कंप्यूटर के भी आपको जिसमें मिलेंगे 800 प्लस आपको 1 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि कंप्यूटर के लिए सफिशिएंट रहेंगे। अब ये और मेरे यूट्यूब पे जो क्लास आ रहे हैं दोनों कर लीजिएगा, तो कंप्यूटर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे सारा पे एग्जाम में। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।